Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to start a new chapter, Political, chapter 30, the Constitution, Government System and their social concerns. So let's start the chapter. In the last chapter, we learned about the Indian Constitution. We tried to build our understanding of the historical context in which it was drafted and the drafting process itself, the series of debates in the Constituent Assembly, and the values and principles articulated in the preamble that formed the basis of the Constitution. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो हमारे जो ड्राफ्ट थे, ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस था वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से लोगों में उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डेवलप हुई। बहुत सारे अलग अलग डिबेट्स हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ में, अलग वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो थे वो प्रीमिएबल में फॉर्म किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। In this chapter, we shall learn about the structure of political organizations, the opportunity of constitution provides for social change and the way in which the constitution is evolving and developing. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स करता है हमको सोशल चेंज के लिए, और किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व है और डेवलप होता जा रहा है। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। 13.1 द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। When power is centralized, it is beyond the reach of the common people, as a result of which their needs and aspirations are not given priority. Democracy must be decentralized to become strong. The people should have the power to take decisions through the representatives they elect at the community, village, town, district, state levels. Gandhiji visualized more power being given to the village panchayats in his concept of स्वराज्य और सेल्फ रूल। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब पावर सेंट्रलाइज रहता है मीन्स पूरे इंडिया का अगर कोई एक ही, पूरे इंडिया को कोई एक ही चला रहा होता, ठीक है, सेंट्रलाइज रहता पूरा, सिर्फ और सिर्फ कोई एक इंसान या एक ही जगह पर क्या होता, जो रूल्स होते वो वहाँ पर बनते, तो यहाँ पर क्या हो जाता, कॉमन पीपल के रीच से, ठीक है, कॉमन पीपल जो है वो उसको वहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो इस वजह से उनके क्योंकि उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, तो उनकी जो नीड्स हैं या एस्पिरेशंस हैं वो उनको उनको उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल पाती जितना उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए जब हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ताकि वो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब हर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप अगर किसी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर नगर निगम है, पंचायत है, पार्षद है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी के हैं। ठीक है, आप हर एक स्टेट पे अपना अलग अलग क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, गवर्नर्स हैं हमारे स्टेट में गवर्नर्स होते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, अलग अलग क्या है मिनिस्टर्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्यों है ये अलग अलग मिनिस्टर्स, ताकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। देखिए यहाँ पर लोगों को क्या है, लोगों के पास में पावर होनी चाहिए डिसीजंस लेने का, कि किनको वो चुनना चाहते हैं और किन हम अपने में से ही किनको वो इलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में से, अपने विलेज में से, अपने टाउन में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो किसको, लोगों के पास में क्या है, पावर है कि वो किसी एक को वोटिंग देके क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्ट कर सकते हैं। गांधी जी ने ज़्यादा पावर जो है वो मतलब अपने विजुअलाइज में, ठीक है, अपने विजन में उन्होंने जब सोचा था तो ज़्यादा पावर जो है वो विलेज पंचायत्स को देने की सोची थी, स्वराज्य में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था स्वराज्य का या फिर सेल्फ रूल का, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो आपको यहाँ पर विलेज पंचायत को देने के बारे में सोचा था। वन ऑफ द डिबेट्स during the time the constitution was being drafted was about whether the states should be given more powers, with the central government only being responsible for matters such as defense, foreign policy.
the Constituent Assembly decided that India should have a strong central government to protect the unity and integrity of the country and usher in social change. It also gave the states the power to decide on a wide range of subjects. ठीक है। एक जो जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी कि किसको ज़्यादा पावर यहाँ पर देनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपका डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने के लिए एक अच्छी मतलब यहाँ पर क्या है, इंडिया को एक साथ रखने के लिए, यूनिटी और हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी है, ताकि वो हमारे इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके। साथ में उन्होंने स्टेट्स को भी क्या है, पावर्स जो थे वो अलग अलग, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो पावर्स थे वो उनको वहाँ पर दिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज visualized as a union or amalgamation of states. Hence, power was distributed at two levels, the union or central level and the state level. At both levels, the representatives elected by the people were given the right to take decisions. In 1992, the 73rd Amendment of the Constitution decentralized power to a third level, the village panchayats. जब इंडिपेंडेंस के वक्त पे इंडिया को जो विजुअलाइज किया गया था वो यहाँ पर एक यूनियन या फिर स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे यहाँ पर विजुअलाइज किया गया था। इसीलिए जो पावर थी उसको दो लेवल में बांटा गया, एक तो सेंट्रल लेवल और दूसरा था आपका स्टेट लेवल। ठीक है, लेकिन 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर एक थर्ड लेवल जो है, एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर थर्ड लेवल जो है वो वहाँ पर लाई गई, जिसको विलेज पंचायत कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। द स्टेट और गवर्नमेंट हैज थ्री काइंड्स ऑफ पावर टू एनेक्ट लॉज, implement them and dispense justice according to the law. But concentrating all these three powers in a single body would lead to authoritarian rule. Hence, these powers should reside in separate and independent organizations. This is what separation of power means. As you learned in the previous class, such separation was a major objective of most democratic revolutions. So, most modern governments have three arms or branches: the legislature, which enacts law and formulates policies, the executive, which implements these laws, and the judiciary, which dispenses justice in accordance with these laws. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो स्टेट है और गवर्नमेंट जो है उनको तीन तरह के जो पावर है वो दिए गए हैं: लॉ बनाना, इम्प्लीमेंट करना, और तीसरा उसी लॉ के लिए, मतलब उन लॉज के लिए या फिर कोई भी अन्याय के लिए जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उनके लिए जस्टिस या उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो लॉज बनाए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करना। तो अगर तीनों पावर किसी एक सिंगल बॉडी को अगर दे देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑथराइटेरियन रूल हो जाएगा। मीन्स खुद ही लॉ बना रहे हैं, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और खुद ही उस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता, बहुत बार हो सकता था कि कोई लोग जो है वो बियास्ड हो जाते। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपना अपना रूल जो है वो चलाने लग जाते, ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर फॉलो होता। इस वजह से जो पावर्स थे वो अलग अलग डिपार्टमेंट को दिए गए, अलग अलग सेपरेट रखे गए, और एक अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो इनके लिए बनाए गए। ये जो सेपरेशन का जो पावर, सेपरेशन जो था मतलब सेपरेशन किया गया, लेकिन उनके पावर्स का जो सेपरेशन है वो अलग अलग किया गया। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो था डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस का, वो यहाँ पर मॉडर्न गवर्नमेंट्स को, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी हमारी उनको पावरफुल बनाना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मॉडर्न गवर्नमेंट है उसके तीन आर्म्स या फिर ब्रांचेस हैं। एक तो लेजिस्लेचर, जो कि लेजिस्लेचर मीन्स जो लॉज बनाता है और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो कि ये लॉज जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। और तीसरा है जुडिशरी, जो कि जो लॉज के अनुसार उनको क्या देता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है।
The principle of separation of power ensures that the three branches of government, legislature, executive, and judiciary, are independent, have their specific responsibilities, and don't interfere with or try to control each other. But this is not always possible in practice because their work depends on each other, so they have to cooperate and work together. That is why India adopted the principle of limited separation of powers. We have a parliamentary democracy in which the judiciary is independent but the legislature and executive dependent on each other because the executive council of ministers is itself a part of the legislature parliament. Since the members of the council of ministers are also the members of the parliament, the executive and legislature are closely intertwined. देखिए, जो पावर के सेपरेट करने का जो प्रिंसिपल था, वो तीनों ब्रांचेस को अलग अलग, मतलब जो पावर जो हम लोगों ने सेपरेट किया, वो तीन अलग अलग ब्रांचेस में, हम गवर्नमेंट के तीन अलग अलग ब्रांचेस में किया गया। एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर इन सभी को अलग अलग सेपरेटली अलग अलग कर दिया जाता और उनको कुछ अलग अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती ताकि वो एक दूसरे के काम में क्या है इंटरफेयर ना करें और एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो लॉस वहाँ पर बनाए जा रहे हैं या फिर जो भी उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, वो आपस में क्या है, उनको आपस में काम करने की ज़रूरत है ताकि अच्छे से काम यहाँ पर हो सके। उनका जो कॉपरेशन है और साथ में वर्क करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि जो पॉलिसीज़ जो बनी हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, अच्छे से वर्क कर सके। इसीलिए इंडिया ने लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो पॉलिसी है वो अपनाई, यहाँ पर अडॉप्ट किया इस प्रिंसिपल को। इसमें उन्होंने आपका जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, वो क्योंकि आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो उन्होंने एक उसमें क्या कर दिया, आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डिपेंडेंट रखा एक दूसरे से, और साथ में जो जुडिशियरी था उसको पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, जुडिशियरी आपका क्या हो गया, पूरे तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक दूसरे के ऊपर अब डिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वही आपके लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में भी क्या करते हैं, बैठते हैं। तो इसीलिए आपस में दोनों ही क्या है, इंटरट्विन्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका पार्लियामेंट हाउस का यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, फोटो दी हुई है। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे यूनियन, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। थैंक यू।